नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जो अभी खबरें आई हैं वो कुछ खबरें ऐसी हैं जो देखने में बिल्कुल अलग अलग विषयों की लग रही हैं, लेकिन एक तरफ सरकार किसानों को कार्बन क्रेडिट मार्केट से जोड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा है जिसमें रेलवे इंडस्ट्री को फायदा बताया जा रहा है, और तीसरी तरफ इराक को भेजे गए चावल के निर्यात का आंकड़ा सामने आया है, और चौथी खबर है कि भारत ने लाखों टन चावल और मक्का इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अगर आप इन चारों खबरों को अलग अलग चश्मे से देखेंगे तो ये सिर्फ रोजमर्रा की चार खबरें लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत अपने खेत की उपज को सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक रणनीतिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना सीख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत अपनी कृषि उपज को एक नई आर्थिक ताकत में बदल रहा है, और अगर हां तो इसका फायदा किसे मिलेगा, किसान को, एक्सपोर्टर को, या सिर्फ सरकार के आंकड़े को? तो आइए इन चारों खबरों को एक एक करके समझते हैं और फिर देखते हैं कि इनके पीछे की असली बिग पिक्चर क्या है। तो पहली खबर है कि किसानों के लिए 11 कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट की केंद्र सरकार ने 11 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिनका मकसद है किसानों को कार्बन क्रेडिट मार्केट से जोड़ना। यानी अगर कोई किसान सस्टेनेबल यानी टिकाऊ खेती के तरीके अपनाता है, जैसे कम पानी में खेती, कम केमिकल का इस्तेमाल या मिट्टी को स्वस्थ रखने वाली तकनीकें, तो उसे इसके बदले कार्बन क्रेडिट मिलेंगे जिन्हें बेचकर वो अतिरिक्त कमाई कर सकता है। तो ये हुआ क्यों है? तो इसके पीछे दोस्तों तीन बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत को अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स यानी कि कार्बन उत्सर्जन घटाने के अंतरराष्ट्रीय वादों को पूरा करना है, और दूसरी, किसान की आमदनी सिर्फ फसल बेचने पर निर्भर ना रहे, इसके लिए इनकम का एक नया जरिया चाहिए, और तीसरी, ग्लोबल मार्केट में अब कार्बन क्रेडिट एक बड़ा बिजनेस बन चुका है और भारत नहीं चाहता कि इस मौके में वो पीछे रह जाए। तो ये मायने क्यों रखता है, इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों, किसान के लिए अगर हम देखें तो ये एक नई इनकम स्ट्रीम है, और फसल के अलावा एक्सपोर्टर और इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल खेती से बनी उपज को ग्लोबल मार्केट में प्रीमियम मिल सकता है, और सरकार के लिए अगर देखें तो क्लाइमेट टारगेट पूरे करने का एक जरिया मिलता है। लेकिन यहां पर एक चुनौती है, चैलेंज है। भारत में ज्यादातर किसान छोटे और मझोले हैं, तो सवाल यह है कि क्या ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम उन तक सच में पहुंचेगा, या सिर्फ बड़े किसानों और कॉर्पोरेट फार्म्स तक ही ये सीमित रह जाएगा? दोस्तों, अब यहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अपॉर्चुनिटी यहां पर यह है कि अगर ये मॉडल सफल हुआ तो भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक बिल्कुल नया इनकम सोर्स खुल सकता है, और रिस्क ये है कि कार्बन क्रेडिट का वेरिफिकेशन यानी ये पक्का करना कि किसान वाकई सस्टेनेबल तरीके अपना रहा है, एक जटिल और महंगा प्रोसेस है। अगर सिस्टम ठीक से डिजाइन नहीं हुआ तो इसका फायदा बिचौलिए उठा सकते हैं और किसान तक नहीं पहुंचेगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में अभी सिर्फ 11 पायलट प्रोजेक्ट हैं, तो असर सीमित रहेगा, और एक साल में अगर ये मॉडल कारगर साबित हुआ तो सरकार इसे बड़े स्तर पर बढ़ा सकती है, और 5 साल में अगर यह सही तरीके से लागू हुआ तो ये भारत की खेती को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ सकता है, और जहां किसान की कमाई सिर्फ उपज से नहीं बल्कि उसके खेती के तरीके से भी तय होगी। तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती। जब हम किसान की इनकम और भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करते हैं तो उसी थीम से जुड़ती है अगली खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच का ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, तो दूसरी खबर हमारी है कि भारत यूके CETA से रेलवे इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के नए मौके मिल रहे हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुए कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि CETA से भारत की रेलवे इंडस्ट्री को नए एक्सपोर्ट अवसर मिलने की उम्मीद है। इस डील से रेलवे इक्विपमेंट, कल पुर्जों और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सेस बेहतर होगा और ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार की रुकावटें कम होंगी। तो ये हुआ क्यों है? दोस्तों, भारत सरकार की रणनीति साफ है, मेक इन इंडिया के तहत बनी चीजों को ग्लोबल मार्केट में बेचना। रेलवे इंडस्ट्री भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का एक मजबूत उदाहरण है, और ब्रिटेन जैसे विकसित देश के साथ
ट्रेड डील का मतलब है कि भारत की क्वालिटी को इंटरनेशनल मान्यता मिल रही है और यह भारत की व्यापक एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी रणनीति का हिस्सा है, जहां ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए भारत अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्लोबल सप्लाई चेन में गहराई से जोड़ना चाहता है। तो दोस्तों ये मायने क्यों रखता है? तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगर आप देखें तो नए ऑर्डर्स और रेवेन्यू का मौका है। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नौकरियां बन सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखें तो रेलवे और इंजीनियरिंग कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी बढ़ सकती है। और ग्लोबल ट्रेड के नजरिए से अगर आप देखें तो भारत अब सिर्फ कच्चा माल या कृषि उत्पाद नहीं बल्कि हाई वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनता जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद हमको एक और चीज देखनी है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों अवसर तो बड़ा है, इसमें कोई किंतु या परंतु नहीं है। रेलवे सेक्टर एक हाई वैल्यू हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और अगर भारत यहां पर पैर जमाता है तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट का भी जरिया बनेगा। रिस्क यहां पर यह है कि ब्रिटेन जैसे बाजार में कंपटीशन पहले से मौजूद यूरोपीय और जापानी कंपनियों से होगा जो सालों से वहां पर स्थापित है। अब इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो दोस्तों 1 महीने में डील का असर तुरंत तो दिखाई नहीं देगा। ऑर्डर बुक बनने में वक्त लगेगा। 1 साल में पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स और पायलट ऑर्डर सामने आ सकते हैं। 5 साल में अगर भारत लगातार क्वालिटी और डिलीवरी टाइमलाइन बनाए रखता है तो भारतीय रेलवे इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन का एक स्थायी हिस्सा बन सकती है, जो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की असली तस्वीर होगी। लेकिन यह सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट की कहानी नहीं है। भारत की एक्सपोर्ट ताकत सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं कृषि में भी उतनी ही मजबूती से दिख रही है। और यहीं से जुड़ती है अगली खबर, इराक को भारत का चावल एक्सपोर्ट। जी हां, तीसरी खबर कह रही है कि इराक को भारत का $545 मिलियन का एक्सपोर्ट और चावल सबसे आगे। जी हां, तो इस साल की पहली तिमाही में भारत ने इराक को $545 मिलियन यानी कि करीब 4,500 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों चावल का रहा है। और इसके अलावा अनाज, फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स भी इस लिस्ट में शामिल थे। इराक की खुद की खाद्य उत्पादन क्षमता सीमित है और वहां भारत से आयातित चावल की स्थायी मांग रहती है। भारत खासकर बासमती और नॉन बासमती चावल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार की नीति भी है कि जहां घरेलू सप्लाई पर्याप्त हो वहां एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान को बेहतर दाम मिले और विदेशी मुद्रा भी है। तो ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों किसानों के लिए अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट डिमांड बने रहने का मतलब है कि बेहतर मंडी भाव और स्थिर आमदनी, जबकि एक्सपोर्टर्स और चावल मिलर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना और सरकार के लिए अगर आप देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड बैलेंस में सुधार होना। इराक जैसे इंपोर्टिंग देशों के लिए अगर आप देखें तो भारत एक भरोसेमंद, सस्ता और बड़ी मात्रा में सप्लाई करने वाला पार्टनर है। कमोडिटी मार्केट के लिए चावल के एक्सपोर्ट आंकड़े एमसीएक्स और घरेलू मंडी भाव दोनों को प्रभावित करते हैं। अब यहां पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अवसर यह है कि मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और अगर भारत क्वालिटी और सप्लाई कंसिस्टेंसी बनाए रखता है तो फिर यह रिश्ता और गहरा हो सकता है। रिस्क यह है कि अगर भारत में मानसून कमजोर रहा या घरेलू सप्लाई पर दबाव बना तो सरकार एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा सकती है, जैसा पहले भी हमने देखा है, और जिससे इराक जैसे इंपोर्टर देश दूसरे सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसका दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी देखते हैं। तो 1 महीने में मौजूदा एक्सपोर्ट मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है और 1 साल में अगर भारत की चावल की पैदावार स्थिर रही तो इराक के साथ ट्रेड और बढ़ सकता है। 5 साल में भारत मिडिल ईस्ट में फूड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अपनी पोजीशन और मजबूत कर सकता है, बशर्ते एक्सपोर्ट पॉलिसी में स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर भारत के पास चावल का इतना सरप्लस है कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो वही सरप्लस कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है। और यही जुड़ती है हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। क्या है चौथी खबर जो सबसे महत्वपूर्ण है? वो ये है कि
10.7 मिलियन टन चावल और मक्का इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगा। जून तक भारत ने इथेनॉल बनाने के लिए 3.9 मिलियन टन एफसीआई यानी कि सरकारी गोदाम का चावल और 6.8 मिलियन टन मक्का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 10.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है और सरकार का कहना है कि यह अनाज सरप्लस स्टॉक से लिया गया है, यानी इससे देश की फूड सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये हुआ क्यों है? तो भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसका मकसद है कि कच्चे तेल के आयात पर डिपेंडेंसी कम करना। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट से पूरा करता है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात, चाहे वो मिडिल ईस्ट का तनाव हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी चिंताएं, भारत को एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। अनाज से एथेनॉल बनाना इसी एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों ये क्यों मायने रखता है? तो किसानों के लिए अगर आप देखेंगे तो मक्का और चावल की एक नई स्थिर डिमांड बनती है, चाहे वो सीधे खाने के बाजार में जाए या फिर ना जाए। एनर्जी सेक्टर के लिए अगर आप देखें तो कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आती है, जो भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए राहत की बात है। और अगर कंज्यूमर्स के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म में पेट्रोल की कीमतों पर स्थिरता आ सकती है, लेकिन एक चिंता की बात भी है, जो अनाज कभी सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता था अब वो फ्यूल बनाने में भी जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या इससे भविष्य में फूड बनाम फ्यूल का टकराव पैदा होगा? तो अब यहां पर बात आती है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों यहां पर अवसर यह है कि भारत एक साथ दो बड़े लक्ष्य साध रहा है, किसान को नई डिमांड और देश को एनर्जी सिक्योरिटी। रिस्क यह है कि अगर कभी मॉनसून खराब रहा और अनाज का सरप्लस घट गया तो एथेनॉल के लिए अनाज डाइवर्ट करना फूड सिक्योरिटी के साथ टकराव हो सकता है। इसलिए सरकार को हर साल ये संतुलन बहुत ही सावधानी से बनाना होगा। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात देखें तो दोस्तों एक महीने में मौजूदा एथेनॉल टारगेट्स के मुताबिक अनाज की खपत जारी रहेगी और एक साल में ब्लेंडिंग टारगेट और बढ़ने पर अनाज की मांग और बढ़ेगी और 5 साल में भारत की खेती और एनर्जी पॉलिसी एक दूसरे से इस कदर जुड़ चुकी होंगी कि किसान की फसल का फैसला सिर्फ मंडी भाव से नहीं होगा बल्कि एथेनॉल पॉलिसी से भी तय होगा और ये कृषि और एनर्जी सेक्टर के बीच एक स्थायी स्ट्रक्चरल जुड़ाव है। अब दोस्तों यहां पर जरा रुकते हैं और इन चारों खबरों को एक हेडलाइन की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझते हैं। तो पहली खबर में किसान को कार्बन क्रेडिट से नई इनकम मिल रही है और दूसरी खबर में भारत की इंडस्ट्री को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में नई जगह मिल रही है और तीसरी खबर में भारत का चावल इराक जैसे देशों की फूड सिक्योरिटी को सहारा दे रहा है और चौथी खबर में वही अनाज सरप्लस भारत की अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। अगर आप गौर करें तो इन चारों कहानियों में एक ही सूत्र है, एक ही पैटर्न बार बार दिखाई दे रहा है। भारत अपने कृषि सरप्लस को अब एक सिंगल यूज रिसोर्स यानी सिर्फ खाने की चीज की तरह नहीं देख रहा बल्कि उसे एक मल्टीपर्पज स्ट्रेटेजिक एसेट में बदल रहा है। वही चावल, वही मक्का, वही किसान की मेहनत अब एक साथ 4 अलग अलग राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे कर रही है। किसान की इनकम, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी, फूड डिप्लोमेसी और एनर्जी सिक्योरिटी। अगर इसे एक वाक्य में कहें तो यह है एग्री सरप्लस एज स्ट्रेटेजिक करेंसी, यानी भारत की कृषि उपज अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक रणनीतिक मुद्रा बनती जा रही है जिसे सरकार अलग अलग राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों अब हम इसका बिग पिक्चर एनालिसिस देखते हैं। तो असल में अगर हम देखें भारत हासिल करना क्या चाहता है तो जवाब है भारत एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता है जहां किसान की उपज का हर दाना कई तरह से देश के काम आए, न सिर्फ थाली में बल्कि कार्बन मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में और फ्यूल टैंक में भी। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? अगर पॉलिसी सही तरीके से लागू हुई तो सबसे पहले किसान को, क्योंकि उसकी फसल की डिमांड अब सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रहेगी। दूसरा फायदा भारत की विदेशी नीति को, क्योंकि खाद्य और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भारत की ग्लोबल सौदेबाजी की ताकत बढ़ाती है। किसे तैयारी करनी चाहिए? तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कमोडिटी और एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स को नई ट्रेड डील से बनने वाले मौकों को समझना होगा और नीति निर्माताओं को यह संतुलन बनाए रखना होगा कि फूड सिक्योरिटी,
एथेनॉल पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी आपस में टकराएं नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगले दशक में जो बड़ा बदलाव दिखेगा वो ये होगा कि भारत की खेती अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाओ की सोच से आगे बढ़कर एक ही उपज से अधिकतम मूल्य निकालो वाली सोच की तरफ जाएगी। अगर आज के एपिसोड से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि भारत की कृषि उपज अब सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक बहुउद्देशीय रणनीतिक संसाधन बनती जा रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक ऐसा एंगल है जो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में छूट जाता है। असल में हर डेस्क इन खबरों को अपने अपने दायरे में देखता है। एग्रीकल्चर डेस्क कार्बन क्रेडिट की बात करता है, ट्रेड डेस्क CETA की बात करता है और कमोडिटी डेस्क चावल एक्सपोर्ट की और एनर्जी डेस्क एथेनॉल की। लेकिन जो कोई नहीं जोड़ता वो ये है कि इन चारों नीतियों के केंद्र में एक ही संसाधन है, भारत का अनाज सरप्लस, और यही सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। दोस्तों अब आगे क्या देखना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले 3 महीनों में नजर रखिए कि मानसून के प्रदर्शन पर, कि मानसून कहां जाता है, क्योंकि यही तय करेगा कि सरप्लस बना रहेगा या फिर नहीं। और अगले 6 महीनों में देखिए कि कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट्स के शुरुआती नतीजे क्या है, और अगले 12 महीनों में देखिए कि क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट और बढ़ता है और क्या इराक जैसे देशों से चावल की डिमांड में स्थिरता बनी रहती है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो इसका परोक्ष असर भी हमको देखने को मिलेगा। मंडी भाव में अनाज की मल्टी यूज डिमांड से स्थिरता या फिर यूं कहें कि हल्की तेजी भी आ सकती है। किसान फसल चुनते वक्त अब एथेनॉल और एक्सपोर्ट डिमांड को भी ध्यान में रखने लगेगा। एग्री प्रोसेसिंग और एथेनॉल प्लांट्स में नई नौकरियां बन सकती हैं, और अगर संतुलन ठीक से नहीं बना तो खाद्य महंगाई पर भी हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक जरूरी सवाल भी उठता है, क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि सरप्लस हमेशा बना रहेगा? अगर लगातार 2-3 साल कमजोर मानसून आया तो चावल और मक्का दोनों का सरप्लस घट सकता है, और ऐसे में सरकार को एक्सपोर्ट, एथेनॉल और घरेलू खपत तीनों में से किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी। और ये फैसला दोस्तों आसान नहीं होगा। इसीलिए जो लोग इस बदलाव से फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़े अवसर एग्री प्रोसेसिंग और एथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रेलवे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कंपनियों में है, और चावल व अनाज एक्सपोर्ट से जुड़ी सप्लाई चेन में है। और जिन बातों पर लगातार नजर रखनी चाहिए वो है मॉनसून का प्रदर्शन, सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी में अचानक बदलाव, ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल स्थिति, जो भारत के एनर्जी और एक्सपोर्ट दोनों समीकरणों को एक साथ प्रभावित करती है। दोस्तों बिग पिक्चर यही है आज की कि आने वाले वर्षों में किसी देश की ताकत सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि वो कितना अनाज उगाता है, बल्कि इस बात से आंकी जाएगी कि वो अपने एक ही संसाधन से कितने राष्ट्रीय लक्ष्य साध सकता है। और जो देश अपने किसान, अपनी इंडस्ट्री और अपनी ऊर्जा जरूरतों को एक ही रणनीति की डोर में बांध पाएगा, वही असली मायने में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर मजबूत कहलाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।